लास्ट क्लास में हमने देखना शुरू किया था कि डिफरेंट टाइप के फोर्सेस जिनको हम एनकाउंटर करेंगे हमारी सिचुएशंस में, उनके थ्रू वर्क डन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में हमें याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट धरती की तरफ जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, और धरती से दूर जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा। और हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ना तो दूर जा रहा है धरती से ना तो पास आ रहा है, तब वर्क डन ज़ीरो होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्क डन जो है बाय ग्रेविटी वो एक कंजर्वेटिव, ग्रेविटी इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करती है वर्क डन, और नॉट ऑन द पाथ टेकन। फॉर एग्जांपल, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ जाए, चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए, अगर वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर पहुँच रहा है तो वर्क डन सेम ही होगा। तो हमें कैसे याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए? इनिशियली जहाँ पर भी था उसका हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क किया, वो फाइनली जहाँ पर भी है उसका हॉरिजॉन्टल लेवल मार्क किया, और उन दो रिस्पेक्टिव हॉरिजॉन्टल लेवल्स के बीच की डिस्टेंस निकाल ली। केवल वही MGH में H आएगा, बस नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर वर्क डन बाय नॉर्मल, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। तो अगर परपेंडिकुलर है नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे एक ये ऐसा केस है जहाँ पर दो ब्लॉक्स पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इस वाले नॉर्मल की वजह से तो ज़ीरो वर्क डन होगा। लेकिन इन दो ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है, तो वो नॉर्मल बी ब्लॉक पर तो पॉजिटिव वर्क कराएगा लेकिन ए ब्लॉक पर नेगेटिव वर्क करा देगा, है ना। ऐसे एक क्वेश्चन सॉल्व किया हमने यहाँ पे कि ए और बी के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है, उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करके फिर अपन को वर्क डन निकालना था। फिर आगे अपन वर्क डन बाय टेंशन पे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नॉर्मल रिएक्शन एक इंटरनल फोर्स होता है। तो अगर पूरा सिस्टम कंसीडर कर लें अपन, तो हमेशा अगर पूरे सिस्टम पे नॉर्मल रिएक्शन का वर्क कंसीडर किया जाए, सो बिकॉज इट इज़ एन इंटरनल फोर्स, वर्क डन ज़ीरो आता है पूरे सिस्टम पर। जैसे इस एग्जांपल में एक की वजह से -64 आया तो दूसरे की वजह से +64 आएगा ना। एक नॉर्मल रिएक्शन का ब्लॉक ए पर फोर्स आ गया, वर्क आ गया -64 जूल। सो उसी नॉर्मल रिएक्शन का ब्लॉक बी पर वर्क +64 जूल आएगा, सच दैट कि दोनों का सम ज़ीरो हो जाए। और ऐसा ज़रूरी क्यों है होना? ऐसा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन पूरे सिस्टम में एक इंटरनल फोर्स की तरह काम करता है और वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ज़ीरो होता है। सिमिलरली टेंशन भी एक इंटरनल फोर्स होता है सिस्टम पे। लेकिन अगर एक बॉडी की बात करें तो पॉजिटिव भी हो सकता है वर्क डन बाय टेंशन, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे ये पेंडुलम वाला केस, पेंडुलम वाले केस में कैसे मूव कर रहा है ये पेंडुलम? ऐसे गोल गोल ऐसे मूव कर रहा है। सो वर्क डन बाय टेंशन ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि हर मोमेंट पे डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे पुली में स्लाइड हो रहा है एक ब्लॉक ऊपर एक नीचे, तो इस टेंशन की वजह से वर्क डन पॉजिटिव होगा और इसकी वजह से नेगेटिव होगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही हमने एक एग्जांपल करके देख लिया। नेट वर्क डन ऑफ कोर्स इसमें भी ज़ीरो आया पूरे सिस्टम पे। क्यों आया ज़ीरो? क्योंकि टेंशन एक इंटरनल फोर्स है। तो एक पर टेंशन ने 384 जूल का वर्क किया तो दूसरे पे -384 का किया, तो नेट ज़ीरो आ गया। इसी को अपन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बोलते हैं, और इससे अपन कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर कनेक्टेड पुली सिस्टम है, गियर सिस्टम, और ये वाला ब्लॉक एक्स से नीचे जा रहा है, तो हमें बताना है ये कितना स्लाइड करेगा असाइड। सो नेट वर्क डन टेंशन का इस पर और इस पर ही होगा। दोनों वर्क डन लिख दिए और ज़ीरो से इक्वेट कर दिया उसे, क्योंकि नेट वर्क डन बाय टेंशन इज़ ज़ीरो इनसाइड द सिस्टम। तो वहाँ से हम एक्स और वाई में रिलेशन निकाल सकते हैं। एक्स और वाई में ये रिलेशन है तो वेलोसिटी में भी ये रिलेशन होगा। वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी। एंड सिमिलरली एसिलरेशन में भी ये रिलेशन होगा, 2 टाइम्स एसिलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एसिलरेशन ऑफ बी। ठीक है, कैसे? क्योंकि सेम टाइम फ्रेम में ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों एक्स और वाई, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टाइम के साथ। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी ऑफ एक्स आ गया,
y को डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी ऑफ y आ गया। ये ऐसे ही बड़े ऐसे क्वेश्चन कर लिया कुछ, तो ये भी किए हमने लास्ट क्लास में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच जाते हैं। वी हैव अवर फोर्थ फोर्स, जिसकी वजह से हमें वर्क डन देखना है। सो फोर्थ इज वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। तो नॉर्मली ऐसा दिमाग में बनता है स्टैटिक फ्रिक्शन लिखते ही कि डिस्प्लेसमेंट तो होता नहीं है, रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होती, स्टैटिक फ्रिक्शन है तो वर्क डन ज़ीरो हो सकता है क्या? तो बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकता है अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है तो। लेकिन अगर हम किसी और फ्रेम से देख रहे हैं और दो ब्लॉक स्लाइड कर रहे हैं साथ में, तो उनके बीच में फ्रिक्शन ऑपरेट हो रहा है, तब डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है, तब पॉजिटिव वर्क डन हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है अगर दूसरे फ्रेम से देख लें तो इसको समझते हैं। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन on an object can have positive, negative और ज़ीरो वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो वैल्यू हो सकती है। जैसे एग्जांपल, हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये रफ सरफेस है, और ये ऐसा रफ सरफेस है कि फोर्स लगाने की वजह से ये मूव नहीं किया, सफिशिएंट बहुत ही ज़्यादा है, फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा है ना, तो ब्लॉक डज नॉट मूव। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? ज़ीरो। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ज़ीरो है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो देखो, आई एम बैक। ये क्या बोला गया कि देखो ये फोर्स लगाया हमने और ब्लॉक मूव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ब्लॉक मूव? क्योंकि सिस्टम में फ्रिक्शन बहुत सफिशिएंट था, मैक्सिमम वैल्यू। समझ लो कि तुमने ब्लॉक रखा हुआ है, तुम हल्का सा फोर्स लगाया लेकिन वो मूव नहीं किया, इसका मतलब कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है। तो ऐसी स्थिति में तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। अब एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ब्लॉक है ए, वो दूसरे ब्लॉक पे रखा हुआ है, ब्लॉक बी पर। ठीक है, अब ये जो है, ये पूरा सिस्टम एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ फ्लोर पे रखा हुआ है। स्मूथ फ्लोर यानी कि दिस फ्लोर ऑन विच द बी इज kept is smooth, but this is rough, and this is rough enough so that A and B are not sliding on each other. ए और बी एक दूसरे पे स्लाइड नहीं कर रहे, और ये पूरा का पूरा सिस्टम पे हमने ऐसा फोर्स लगाया यहाँ से। सो ए भी आगे मूव कर जाएगा और बी भी आगे मूव कर जाएगा, दोनों ही चलने लग जाएंगे। बात समझ में? इट विल मूव लाइक दिस, ऐसे आगे बढ़ेगा ये पूरा का पूरा सिस्टम। अब ए को एनालाइज करते हैं, ए पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? एक्चुअली जो ए को खींच के आगे लेके जा रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा, और वो इस तरफ लगेगा। और बी पे इसका रिएक्शन पेयर लगेगा, तो बी पे स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, नॉट एफ आर, एफ एस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? पूरे के पूरे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। सो अब बताओ, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इन दिस केस है ना, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, फ्रिक्शन भी उस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ, यानी कि पॉजिटिव। फिर वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, यस। सर हाँ हाँ अक्षत। निखिल कह रहा है एक और। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही? ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे सिचुएशन में हमने ऊपर क्या देखा? पहली सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ज़ीरो। ऊपर वाली सिचुएशन में फोर्स इस तरफ लग रहा है
एंड दिस इज़ रफ इनफ, मतलब सफिशिएंट फ्रिक्शन है कि ए और बी साथ में मूव कर जाए एकदम। तो इसका मतलब कि इस ए को फ्रिक्शन ही आगे लेके जा रहा होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए इज़ पॉजिटिव, एंड क्योंकि इसका रिएक्शन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी इज़ नेगेटिव। ठीक है, अब ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई है। तो अब यहाँ तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि यार ये जो फ्रिक्शन है ये सफिशिएंट है भी, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है या काइनेटिक लग रहा है। तो कैसे चेक करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले सोचेंगे कि 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अगर ये साथ में मूव कर रहे हैं, इफ़ दे आर मूविंग टुगेदर, मतलब सबसे पहला डाउट हमारे दिमाग में ये है कि यहाँ पे स्लाइडिंग होगी कि नहीं। रिलेटिव स्लाइडिंग है या नहीं, इसको अपन को दिमाग को क्लियर करना पड़ेगा। तो कैसे क्लियर करेंगे? ऐसे हाँ या ना तो बोल नहीं देंगे, कुछ अपन को एक साइंटिफिक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट चाहिए उसको प्रूव करने के लिए कि हाँ रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं। तो अगर रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है तो अब तो साथ में मूव नहीं करेंगे, और रिलेटिव स्लाइडिंग अगर नहीं हो रही है तो साथ में मूव करेंगे। तो चलो अपन ने मान लिया कि ये साथ में मूव कर रहे हैं, केस 1 मान लिया, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ गलत निकल के आ जाएगी आखिरी में मैथमेटिकली, तो हम कहेंगे हमने जो केस माना था वो गलत था। सो केस 1 इज़ कि साथ में मूव कर रहे हैं, साथ में मूविंग। तो 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम पे, और टोटल मास कितना है सिस्टम का? 6 kg, यानी कि 18 डिवाइडेड बाय 6, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा सिस्टम का, दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केवल ए को देखते हैं। तो अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आया एक्सीलरेशन का, तो इसका मतलब ए का एक्सीलरेशन कितना होगा इस सिचुएशन के मुताबिक? इस सिचुएशन के मुताबिक ए का एक्सीलरेशन भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। कितने किलो का है वो? 2 किलो का। ठीक है, अब इसको कौन आगे ले जा सकता है? इसको तो केवल फ्रिक्शन ही आगे ले जा सकता है। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू, म्यू इज़ 0.4, म्यू इज़ 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन होगा। तो ये हो गया अपने पास 8 न्यूटन। तो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है? इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है 8/4, 8/2, कि 8 मैक्सिमम फोर्स लग सकता है, और मास इसका 2 है, सो कितना हो सकता है मैक्सिमम एक्सीलरेशन? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये साथ में मूव कर, ऐसा केस कभी नहीं हो सकता कि ये स्लो चल जाए और ये तेज़ी से ज़्यादा चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना, कॉमन सेंस की बात है ये। तो इसका मतलब 4 से ज़्यादा एक्सीलरेशन होता अगर सिस्टम का, तब ये इम्पॉसिबल सिचुएशन होती। लेकिन हमारी गणना के अनुसार, गणना यानी कि कैलकुलेशन के अनुसार, इसका एक्सीलरेशन 3 ही आ रहा है। सो दिस इज़ विद इन लिमिट, दिस इज़ विद इन लिमिट, दिस इज़ द लिमिटिंग एक्सीलरेशन, दिस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये केस सही है ना? ये केस सही है, इसका मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। सो नाउ द रियलिटी, इसका एक्सीलरेशन कितना है? इसका एक्सीलरेशन है ऊपर वाले ब्लॉक का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जो नेट फोर्स है इस पर वो कितना लगेगा? वो फ्रिक्शन ही है, दैट विल बी मास इंटू एक्सीलरेशन, 2 × 3, दैट इज 6 न्यूटन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे 6 न्यूटन लग रहा है। नीचे वाले ब्लॉक पे, नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे 6 न्यूटन इधर लग जाएगा, इसका रिएक्शन पेयर, और एक अप्लाइड फोर्स तो लग ही रहा है यहाँ पे। कितना अप्लाइड फोर्स? 18 न्यूटन का। कितना मास था इसका? 6 kg, और इसका 4 kg। तो नेट एक्सीलरेशन का भी देख लो, 3 आ जाएगा 100%। तो 18 - 6, दैट इज़ 12, 12/3 इक्वल्स टू 3। तो बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में बैठ रहा है। तो ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका एक्सीलरेशन भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी बराबर होगा। रेस्ट से शुरू हो रही हैं सब सारी चीज़ें, ये सवाल में दिया होना चाहिए था। तो मान के चलो सिस्टम इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे 3 सेकेंड में अपन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो ज़ीरो है, हाफ एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन 3 है। समय कितने समय की बात की गई? 2 सेकेंड की, 2 स्क्वायर, 2 सेकेंड की बात की गई है ना? हाँ, 2 सेकेंड की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया?
3 to the 6 मीटर्स, यानी कि ये वाला ब्लॉक भी 6 मीटर मूव कर रहा है और ये वाला ब्लॉक भी 6 मीटर मूव कर रहा है। अब लिखते हैं सारे आंसर्स। फोर्सेस आ गए सब, डिस्प्लेसमेंट आ गया। सबसे पहले वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए। स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क लिखते हैं ब्लॉक ए पर। सो ये कितना है, 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट। और कितना है स्टैटिक फ्रिक्शन, 6 न्यूटन, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो प्लस 6 इंटू 6 यानी कि 36 न्यूटन, नॉट न्यूटन, जूल, क्योंकि वर्क डन इज इन जूल। फिर वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी। ब्लॉक बी पे नज़र फेरी, कहाँ पे फ्रिक्शन, इस तरफ, कितना, 6 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस 6 इंटू 6 यानी कि -36 जूल। उसके बाद वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ऐसे लिख देते हैं, अप्लाइड फोर्स ऑन ब्लॉक ए। ए ब्लॉक पे तो अप्लाइड फोर्स लग ही नहीं रहा है, ये है अप्लाइड फोर्स, वो तो बी पे लग रहा है। सो इस पर तो नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड। उसके बाद नॉट डिफाइंड या ज़ीरो, कोई अगर ज़ीरो कहे तो भी सही है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइंड। या कहे नहीं तो अब तो क्वांटिटी बताओ, तो तुम बोलते ना कि अगर कोई रीडिंग नहीं है किसी चीज़ की तो उसकी रीडिंग ज़ीरो है, तो ज़ीरो भी लिख सकते हैं। उसके बाद वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन ब्लॉक बी। ब्लॉक बी पर अप्लाइड फोर्स कितना होगा, 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव। 18 इंटू 6, सॉल्व करो इसको, 6 8 48, 6 में 6 7 8 9 10, 108 जूल। ये हमारे सारे आंसर आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो नोट करो इसको एब्जॉर्ब करते हुए, खुद से सॉल्व करो। एक बार मैं स्क्रीन से इसको हटा देता हूँ और खुद से सॉल्व करके आंसर निकाल के लाओ। क्या, मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है कि अगर कोई सामने से एक्सप्लेन करे तो उतना सिंक्रोनाइजेशन नहीं बनता है, लेकिन अगर कोई खुद से करे तो ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन बनता है। तो सॉल्व इट बाय योरसेल्फ टू हैव अ फील। एनकाउंटर हो रहा होगा कि 36 आया एक पे, एक पे -36 आया। तो यहाँ पे भी इंटरनल फोर्स की तरह है ये फ्रिक्शन, है ना। पूरे सिस्टम पे देखा जाए, सिस्टम तो ऐसे मूव कर रहा है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन एक इंटरनल फोर्स की तरह है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक इंटरनल फोर्स की तरह जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। सो ये बात अपन याद रख सकते हैं और नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो राइट डाउन अ सिमिलर नोट दैट वर्क डन by static friction by static friction inside a system is always zero। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट फिफ्थ काइंड ऑफ फोर्स पे। फिफ्थ है या कौन सा है, फिफ्थ ही है। फिफ्थ काइंड के फोर्स की वजह से वर्क देखते हैं, और वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। सो फिफ्थ इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या अंतर है कि रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो यहाँ पे भी वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन क्या है। तो लिखो इसमें वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन हैव पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वैल्यू। पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो वैल्यू हो सकती है। अब सिचुएशन समझते हैं कि कब हो सकता है ऐसा। कि इमेजिन करो एक ब्लॉक है अपने पास और ये रफ सरफेस है, फ्लोर है ये, और ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, फ्रिक्शन ओवरकम नहीं कर पाया और ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू हो गया। द ब्लॉक इज स्लाइडिंग। तो हम देखते हैं, समझते हैं कि इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा होगा। यही बना देते हैं। इस ब्लॉक पर स्टैटिक, अब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, स्टैटिक तो लग नहीं, बिल्कुल स्लाइडिंग हो रही है।
काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है और ग्राउंड पर काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इस तरफ, रिएक्शन पेयर उसका। सो अगर कोई बोले वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक विल बी नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ और फ्रिक्शन फोर्स है इस तरफ, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। एंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड, फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है और ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, सो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड इज ज़ीरो। ठीक है, तो ऐसे समझ जाना है बस अपन को। एक और एग्जांपल लेते हैं, पॉजिटिव वाला भी एग्जांपल आ जाएगा कहीं ना कहीं। सो कंसीडर अनदर सिचुएशन कि एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है और वो दोनों ग्राउंड पे रखे हुए हैं। इसको बोल दिए ब्लॉक बी, इसको बोल दिए ब्लॉक ए, और ये दोनों एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। लेट्स से ए की वेलोसिटी v2 है और बी की वेलोसिटी v1 है और v1 इज़ ग्रेटर देन v2, यानी कि ये ज़्यादा आगे निकल जा रहा है, बी वाला ज़्यादा आगे निकल जा रहा है, ये थोड़ा पीछे ही रह जा रहा है। सो स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन कैसे मार्क करें, अगर इस पे कोई खड़ा हो जाए तो उसको ये ब्लॉक पीछे आते हुए दिखाई देगा, इसका मतलब ए ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, उस काइनेटिक फ्रिक्शन है उस तरफ। क्यों है उस तरफ, क्योंकि इसकी रिलेटिव मोशन इस तरफ है। सिमिलरली कोई ए पे खड़ा हो जाए और बी को देखे, सो बी आगे जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि बी पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन जब पढ़ रहे थे अपन तब अपन ने सीखा था कि कैसे लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो वर्क डन बाय ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा होगा पूरे सिस्टम का, इस तरफ। सो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, ब्लॉक ए पर काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, यानी कि पॉजिटिव। So work done by kinetic friction on block A will be positive and work done by kinetic friction on block B पर फ्रिक्शन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है उसके, यानी कि नेगेटिव। सो हैंस ये स्टेटमेंट जस्टिफाई होता है। हमने तीन सिचुएशन देख ली कि पॉजिटिव आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क, नेगेटिव आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से वर्क, और ज़ीरो भी आ गया। ठीक है, सो इसको नोट कर लो और फिर अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर ऊपर कर दीजिए। हाँ, सो राइट डाउन अ क्वेश्चन। ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसका मास है 4 kg और उसके ऊपर एक कोने में ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 2 kg। ठीक है, इसको बोल रहे हैं अपन प्लेटफॉर्म बी और इसको बोल रहे हैं ब्लॉक ए, और हमने 36 न्यूटन का फोर्स लगाया प्लेटफॉर्म पर राइट हैंड साइड। ये जिस सरफेस पे प्लेटफॉर्म रखा हुआ है वो स्मूथ है। ठीक है, और यहाँ इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शंस दिए हुए हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4 और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.3। क्वेश्चन इज फाइंड वर्क डन, फाइंड work done by applied force and friction force and friction force on A and B in 2 seconds, in 2 seconds, assuming that A remains on B या remains लिखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। A keep sliding, मतलब कीप स्लाइडिंग लिख दिया तो फिर तो क्लियर ही हो जाएगा कि स्टैटिक लग रहा है या काइनेटिक।
तो इसको ऐसे लिख दो, अज्यूमिंग दैट लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म is sufficient enough so that block A does not fall from it, तो क्या सिचुएशन है, आराम से ठंडे दिमाग से सोचो कि एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उस पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 2 kg, प्लेटफॉर्म का मास है 4 kg, ये स्मूथ रखा हुआ है या स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है प्लेटफॉर्म, तो इसका मतलब यहाँ से कोई फ्रिक्शन नहीं जनरेट होगा। अप्लाई फोर्स किया गया प्लेटफॉर्म बी पर 36 न्यूटन का, तो अब अपन को देखना है, सबसे पहला टास्क है कि ये स्लाइड होगा कि नहीं। अगर स्लाइड हो गया तो फिर तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा और दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग होंगे, दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। लेकिन अगर स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगा, ये स्लाइड नहीं किया इसके ऊपर, तब दोनों साथ में मूव करेंगे। सबसे पहला टास्क है अपना, टास्क लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहला टास्क है कि पता करो कि स्लाइडिंग होगी या नहीं, स्लाइडिंग होगी या नहीं। और कैसे पता करेंगे स्लाइडिंग होगी या नहीं, वही ऊपर वाले सिचुएशन में जैसे किया था, ठीक है। स्लाइडिंग होगी या नहीं, तो इसका एक्सीलरेशन निकाला था दोनों का साथ मान के, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन निकाला था, और मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन से कम आ रहा था, और जब साथ चल रहे थे वो, इसका मतलब स्लाइडिंग नहीं हो रही थी। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू अगर ज़्यादा आ गई 4 से, मतलब यहाँ पे 4 से ज़्यादा आ जाती इससे, तब फिर स्लाइडिंग हो जाती। सो स्टार्ट डूइंग इट, और पता करो। तो शुरू हो जाते हैं, पता करते हैं स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं। तुमने मान लिया, चलो साथ में मूव कर रहे हो। इतना फोर्स लग रहा है इस पे लग रहा है 36 न्यूटन का फोर्स, और टोटल मास कितना है, एक का 4 किलो और एक का 2 किलो, तो ये टोटल हो गया 6 kg। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है नीचे वाला, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, अगर साथ चल रहे हैं तो 36/6 दैट इज़ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको अकेले को एनालाइज किया, ए वाले को, कि इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है। इसको अकेले को एनालाइज किया, इसको आगे कौन बढ़ा सकता है, इसको फ्रिक्शन ही आगे बढ़ा सकता है। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको ऐसा लिखो, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन इस केस में mg के बराबर होगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो कितना हो जाएगा 20, क्योंकि इसका 2 है 20। सो 20 म्यू की वैल्यू अब कौन सी लें इसमें, तो म्यू की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें ये वाली, क्योंकि मैक्सिमम वही देगा। सो 0.4 इंटू कितना हो गया ये 20, तो सॉल्व करेंगे तो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब सॉरी, अभी तो 8 न्यूटन का फोर्स आया है, दिस इज़ द मैक्सिमम फोर्स। सो मैक्सिमम एक्सीलरेशन इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ए मैक्स इज़ नथिंग बट एफ मैक्स डिवाइडेड बाय मास, दैट इज़ 8/2, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब 4 से ज़्यादा एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। मतलब हमने ये जो सॉल्व किया है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला है, ये गलत निकाला है, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये तो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन ये तो 4 से ज़्यादा आ गया, सो मतलब दिस इज़ रॉन्ग। इसका मतलब कंक्लूजन, स्लाइडिंग हो रही होगी, स्लाइडिंग हो रही होगी। हिंदी लिखनी आती है हर्षिता? हाँ सर। स्लाइडिंग विल अकर, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी ऑपरेटिंग, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे। और उस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, उस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू के
इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो म्यू के कितना है, म्यू के है यहाँ पर 0.3 और नॉर्मल रिएक्शन कितना है यही वाला 20 न्यूटन। सो दैट इज 6 न्यूटन। सो द रियल सिचुएशन इस ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा 6 न्यूटन का। सो असलियत में इसका एक्सीलरेशन कितना हो रहा होगा, ये इसको ए बोला गया है ना, हाँ इसको ए बोला गया है, और जिसका मास है 2 किलो। सो इसका एक्सीलरेशन ऑफ ए विल बी 6/2 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर अपन दूसरे ब्लॉक यानी कि प्लेटफॉर्म की बात करें, सो उस पर अप्लाइड फोर्स तो लग रहा है 36 न्यूटन, और इस फ्रिक्शन का रिएक्शन पेयर लग रहा होगा 6 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हुआ 30, और मास है इसका 4 kg। सो एक्सीलरेशन ऑफ बी इज 30/4 दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब दोनों के एक्सीलरेशन अलग अलग आ गए, इसका मतलब दोनों के डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होंगे। सो इसका डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं फटाफट। अब अगर मैं ऐसे लिख दूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं सब है ना, तो हाफ ए टी स्क्वायर कितने सेकेंड की बात की गई है, 2 सेकेंड की बात की गई है। सो 2 स्क्वायर, तो ये आया अपने पास 4/2 इंटू 3, 2 इंटू 3 दैट इज 6 मीटर, यानी कि ए का एक्सीलरेशन आ चुका है 6 मीटर, नॉट एक्सीलरेशन, ए का डिस्प्लेसमेंट। अब बी का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज हाफ एक्सीलरेशन ऑफ बी 7.5 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर, एक 2 से एक 2 कट जाएगा यहाँ पे। सो 2 इंटू 7.5 इज 15, सो 15 मीटर्स। तो ये अपने पास आ गया 15 मीटर्स। अब क्या बताना है, अब बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। तो अब बताओ, यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक तो लग नहीं रहा, काइनेटिक लग रहा है। ऑन ब्लॉक ए कितना लग रहा है फोर्स, 6 न्यूटन का। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 6 मीटर्स, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो प्लस आ जाएगा। तो 6 इंटू 6 दैट इज 36 जूल। फिर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन प्लेटफॉर्म बी, कितना लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन 6 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में। तो -4 इंटू 15 दैट इज प्लस, नॉट प्लस, माइनस 4 इंटू 15 इज 60, सो -60 जूल। फिर वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो बी ए पर तो अप्लाइड फोर्स लग नहीं रहा है, सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन ए इज नॉट डिफाइंड या 0। फिर वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन बी पर अप्लाइड फोर्स कितना है 36 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 15 मीटर। सो 36 इंटू 15, तो 15 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 90, एंड 15 थी 45 और 954 540 जूल्स। ठीक है, तो कितने लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन, हाथ उठाओ अपने अपने। हमारे सामने ये सिचुएशन थी कि हमें इस ब्लॉक ए का मैक्सिमम एक्सीलरेशन चाहिए। सो पहले तो हमने सोचा कि ये इस ब्लॉक ए को कौन चला रहा होगा। सो क्लियरली इसको काइनेटिक फ्रिक्शन ही चला रहा होगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स तो इधर लग रहा है, इस पर तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, यानी कि अगर इसका अपन एफ बनाएंगे तो चलाने वाला फोर्स इसको काइनेटिक फ्रिक्शन ही लग सकता है। और उस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अपन म्यू एन से लिखते हैं। सो 8 न्यूटन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई वहाँ से। क्यों, क्योंकि म्यू की वैल्यू 0.4 है, और नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, क्योंकि इसका मास 2 kg है, 2 kg, यानी कि 2 इंटू 10 दैट इज़ 20 न्यूटन लग गया। यानी 8 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, इससे ज़्यादा लग ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंगली, मतलब किसी बॉडी पर मैक्सिमम अगर फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, तो उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा
उसी मैक्सिमम फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे मास से। सो उसको मास से डिवाइड कर दिया 2 से, ये आ गया अपने पास 8/2, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये जो वैल्यू आई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इसके एक्सीलरेशन की। लेकिन जब हमने ऐसे साथ में मान के ऐसे चला दिया था दोनों को, तब एक्सीलरेशन अपने पास 6 आ रहा था। और जो मैक्सिमम से ज़्यादा, मैक्सिमम मतलब कि सबसे ज़्यादा पॉसिबल, उससे ज़्यादा आ गया तो ये तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये साथ में नहीं चल रहे होंगे। ये समझ में आया सिया कैसे किया हमने ये वाला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्सिमम एक्सीलरेशन? हाँ सर। हाँ, हम्म, अब आ गया। हाँ ठीक है। तो फिर हमने यहाँ से तय किया कि हाँ भाई स्लाइडिंग हो रही होगी और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की तो फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसमें तो कोई ज़्यादा सोचनी नहीं है, क्योंकि वो तो फॉर्मूला होता है कि म्यू इंटू के, मतलब म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। सो दैट मीन्स 6 न्यूटन का लग गया। तो यहाँ से हमने फोर्स डिस्कवर कर लिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन का कितना फोर्स लग रहा होगा। बस उसके बाद फिर एक्सीलरेशन निकाले दोनों के, जो कि अलग अलग होंगे, उनके करस्पॉन्डिंगली उनके अलग अलग रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट्स निकाले और फिर लग दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक बात पकड़ने की यहाँ पे ये है कि अभी तक हमने जो ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन किया था, उसमें सिस्टम में एक में +36 आता था, दूसरे में -36 आ जाता था। टेंशन में भी जो प्लस में आता था उतना ही माइनस में आता था, नॉर्मल रिएक्शन में भी जो प्लस में आता था उतना ही माइनस में आ जाता था। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसा नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, काइनेटिक फ्रिक्शन और इंटरनल फोर्स नहीं बचा। क्यों नहीं बचा इंटरनल फोर्स? क्योंकि जैसी स्लाइडिंग हो जाएगी वो एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा। अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही होती तब तो दोनों साथ में चल रहे होते, लेकिन अब यहाँ पे स्लाइडिंग हो जा रही है, मतलब कि कुछ ऐसी जगह एनर्जी लूज़ हो रही है स्लाइडिंग में, यानी कि हीट के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन में जो इफेक्टिवली नेट वर्क डन आएगा वो हीट में लॉस हो जाएगा। सो अगर कोई टोटल करने के लिए बोले वर्क डन नेट बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बोथ ए एंड बी, यानी कि पूरे सिस्टम पे, तब 36 माइनस 60 जूल, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी -24 जूल। और क्लियरली ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो होता अगर तो इसका मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ये ज़ीरो नहीं होता। अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी क्या? एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे, ये 6 न्यूटन आना चाहिए, लेकिन यहाँ मैंने 4 लिख दिया, तो इसको काट के 6 करो। कितना है काइनेटिक फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन 6 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर का है। सो दिस मस्ट बी 6 इंटू 15 इज़ 90। तो यहाँ पे 90 जूल आना चाहिए। तो जब इधर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36 माइनस 90 एंड दिस विल बी -54 जूल्स। दिस विल बी -54 जूल्स। सो नेट विल बी -54 जूल्स। ठीक है, तो इसको एब्जॉर्व करो पूरे क्वेश्चन को। 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ मैं। इस क्वेश्चन में हम विजुलाइज करते हैं ऐसे, मतलब कि एक्चुअली में क्या हो रहा होगा। तो शुरुआत में कुछ ऐसी सिचुएशन थी, ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ब्लॉक है। ठीक है, अब ये ब्लॉक आगे बढ़ा, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इस प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट हुआ 15 मीटर्स, लेकिन इसका 6 मीटर ही रह पाया ब्लॉक जो ऊपर रखा हुआ है। यानी कि कुछ टाइम के बाद ये प्लेटफॉर्म यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन रिलेटिव स्लाइडिंग होने की वजह से ये ब्लॉक यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, सो इसका डिस्प्लेसमेंट तो 15 मीटर्स हुआ, लेकिन जो ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है उसका डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर्स ही हो पाया। तो ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट और इस पॉइंट, एकदम टेल वाले पॉइंट को का दूरी अगर 15 मीटर्स है, तो टॉप वाले पॉइंट्स की दूरी भी 15 मीटर्स होगी। तो अच्छे से विजुलाइज करने के लिए इसको अपन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 15 मीटर्स को, कि यहाँ से यहाँ तक ये 15 मीटर्स होगा। तो ये जो ब्लॉक है वो प्लेटफॉर्म पे कितना सरक गया? इतना सरक गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया ये। तो वो कितना होगा? 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 इज़ 9 मीटर्स।
ठीक है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विल बी 9 मीटर्स। ठीक है, अगर अपन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म देखें पूरी सिचुएशन को, तो ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ब्लॉक है, और विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म देख रहे हैं यानी कि हम यहीं पे खड़े हुए हैं। तो प्लेटफॉर्म के साथ ही कोई खड़ा हुआ है तो उसको तो लगेगा ये स्लाइड होते होते 9 मीटर्स यहाँ मूव करके आ गया। तो अगर अपन को वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखना होता तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए इज इक्वल्स टू, जो भी फ्रिक्शन का फोर्स है, क्या आया था फ्रिक्शन का फोर्स 6 न्यूटन, फ्रिक्शन का फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, देखना मल्टीप्लाइड कितना आया था, ये फ्रिक्शन का फोर्स आया था 6 न्यूटन और मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 6 9 ज़ा 54, और नेगेटिव आना चाहिए। क्यों आना चाहिए नेगेटिव? क्योंकि फ्रिक्शन इस दिशा में, इस केवल ब्लॉक को कंसीडर करो, यहाँ पे ये ऐसे स्लाइड होते हुए आ रहा है सरकते हुए, तो इसका अगर एफ बना तो फ्रिक्शन किस तरफ है, फ्रिक्शन इस तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, सो नेगेटिव होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज़ -54। ठीक है, सो इसको स्टेटमेंट की तरह अपन लिख सकते हैं एफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, यानी कि एक्स रिलेटिव, रिलेटिव कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो लिख सकते हैं अपन, और एक माइनस आगे चिपकाना है क्योंकि नेगेटिव होगा। तो इसको नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो -54 आ गया ना, वो पूरा तामझाम करने के बाद यहाँ पे फिर -54 निकाला था हमने, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया -54। तो द कॉन्सेप्ट इज वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन inside a system is always negative, and is equal to minus फ्रिक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक लिख लो, फिर मुझे बताओ, और एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या सिचुएशन है, एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है, मतलब कि ये कुछ टेबल है, हम टॉप व्यू देख रहे हैं उसका, है ना, रफ टेबल है, स्मूथ नहीं है, और ब्लॉक को पकड़ के हमने एक सर्कुलर मोशन में मूव करा दिया, ऐसे जाके ये ऐसे चला गया, ओवल बन गया ये। तो ठीक है, तो ये जो रेड से बनाया है, इस पाथ में हमने इस ब्लॉक को घसीट दिया टेबल पे। ठीक है, ब्लॉक का मास है m, और ब्लॉक और टेबल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, रफ सरफेस है, और जो रेडियस है इस सर्कल की जिसमें उसको घुमाया है वो r है। ठीक है, तो हमें बताना है कि, अब सिचुएशन लिख लेने पहले, अ ब्लॉक इज मूव्ड along a circular path of radius capital R. Just a second, give me a break. तो ब्लॉक को हम घसीट रहे हैं यहाँ पे टेबल पे सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस R है, एंड इट इज़ मूव्ड
along a circular path of radius r, then find the work done by kinetic friction in one revolution. यहाँ से घसीट के वापस जब एक रिवॉल्यूशन इसको वापस ले आएंगे तब हमें बताना है कि वर्क डन कितना होगा. सो सबसे पहले तो आंसर क्या होगा इंट्यूटिवली अगर तुम लिखना चाहो, जो अपन ने ऊपर कॉन्सेप्ट देखा कि आंसर क्या होगा. आंसर होगा काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है, सो आंसर विल बी माइनस ऑफ एफ काइनेटिक मल्टीप्लाइड बाय जितना भी रिलेटिवली मूव किया उस पे उसके ऊपर वो. सो अगर सबसे पहले ऊपर का कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आया तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अपन. आंसर विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्स रिलेटिव. एक्स रिलेटिव यानी कि रिलेटिव कितना स्लाइडिंग हुई. सो क्लियरली कितना रिलेटिवली ये टेबल पे स्लाइड किया 2πr. सो आंसर विल बी माइनस एफ के इंटू 2πr इंटू 2πr इंटू 2πr. अब ये एफ के क्या होगा. एफ के होगा म्यू एन. नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा. नॉर्मल रिएक्शन विल बी एम जी के बराबर. नॉर्मल रिएक्शन अब तुम्हारे इस स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा नॉर्मल रिएक्शन. तो अगर अपन इसका साइड व्यू बनाए यानी कि क्रॉस सेक्शन व्यू, तो टेबल पे ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है, एम जी नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है. सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी एम जी, और वो नॉर्मल रिएक्शन आउट ऑफ द स्क्रीन दिखेगा हमें. ये नॉर्मल रिएक्शन विल बी आउट ऑफ द स्क्रीन. यहाँ से ये डॉट बना रहा हूँ मैं, इससे तुम्हारी तरफ आते हुए तुम्हें दिखेगा नॉर्मल रिएक्शन. अंदर स्क्रीन के अंदर जाते हुए एम जी दिखेगा. नॉर्मल रिएक्शन इज एम जी. सो आंसर इज माइनस म्यू एम जी इंटू 2πr. सबसे पहले तो ये. अब जो लोग सोच रहे हैं ज़ीरो आंसर जो सोच रहे हैं वो ऐसे सोच रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक वापस अगर ये पहुँच गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन ज़ीरो, फोर्स चाहे कुछ भी हो आंसर हो जाएगा ज़ीरो. तो अब वो क्या गलत सोच रहे हैं. तो अपन चलो वर्क की बेसिक डेफिनेशन पे पहुँचते हैं कि वर्क को हम कैसे लिखते हैं. वर्क को लिखते हैं एफ डॉट एस. ठीक है, ठीक है, बात तो एकदम सही है. लेकिन ये तो तब लिखते हैं अपन जब फोर्स कांस्टेंट होता है ना. यहाँ पे फोर्स जब कांस्टेंट होता है तब लिखते हैं. यहाँ तो कांस्टेंट नहीं है फोर्स. क्यों नहीं है कांस्टेंट. क्योंकि उसकी दिशा बदल रही है. यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस तरफ, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ, इधर इस तरफ, इधर इस तरफ. सो टेंजेंशियली पीछे के डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स. तो क्लियरली डायरेक्शन चेंज हो रहा है. यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन है, यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन है, यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन है. इसको नहीं अपन कर सकते हैं यूज़. तो क्या करें, फिर अपन को एक छोटे से पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा. एक रैंडम पॉइंट कंसीडर किया हमने. ठीक है, यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसका डी एस इस तरफ होगा और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इस तरफ लग रहा होगा डी एस के एग्जैक्टली अपोजिट. सो हम इतने से पार्ट के लिए छोटा सा वर्क डन लिख सकते हैं. वी कैन राइट डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू दिस फ्रिक्शन फोर्स डॉट डी एस. और टोटल वर्क डन लिखना है तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विल बी डब्ल्यू. और एफ के की वैल्यू क्या है. एफ के की वैल्यू अगर अपन स्केलर फॉर्म में लिखें, इसको डॉट निकालना है तो कैसे लिखना पड़ेगा. एफ के का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डी एस का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एफ के एंड डी एस, दैट इज़ 180 डिग्री. सो कॉस 180 डिग्री. कॉस 180 डिग्री क्या होता है -1. सो दिस इज़ माइनस ऑफ एफ के डॉट डी एस. अब ये स्केलर हो गए. अब इंटीग्रेट किया जा सकता है आसानी से इसको. तो एफ के की वैल्यू लिख दो. ये तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया ये. ठीक है, कितना हो गया ये माइनस म्यू एम जी. कॉन्स्टेंट है, अब ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन से. और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस है दिस इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो स्केलर क्वांटिटी है. डी एस यानी कि छोटे छोटे डी एस का टोटल सम कितना होगा 2πr. सो दिस इज़ माइनस म्यू एम जी इंटू 2πr. समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, जो डी एस है ये टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा. अगर वेक्टर होता ये तब फिर उसका इंटीग्रेशन करते तो वो डिस्प्लेसमेंट आता. सो कॉमन सेंस से पहली बात तो आंसर अपन तुरंत बता सकते हैं. लेकिन अगर फिर भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है मैथमेटिकली भी हमको समझना है कि हाँ भाई क्या हो रहा है ऐसा,
तो फिर अपन मूव आउट कर सकते हैं कि भाई इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकते अपन एफ डॉट एस, बिकॉज हेयर एफ इज़ कांस्टेंट और अपनी सिचुएशन में एफ के कांस्टेंट नहीं है, एफ के इज़ नॉट कांस्टेंट, है ना। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसका, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो चेंज हो जाती है, बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज चेंजिंग, दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज दिस, वी कैन नॉट यूज दिस। तो फिर क्या यूज़ कर सकते हैं, एक छोटे से पॉइंट पे वर्क डन लिख सकते हैं, छोटा सा वर्क डन, ठीक है, डी डब्ल्यू, और उस पॉइंट के लिए सत्य होगा, तो फिर अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको नोट कर लो। और क्लियर सी बात है, ज़ीरो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ज़ीरो आंसर, क्योंकि तुमने अगर किसी रफ सरफेस पे घसीट दिया किसी ऑब्जेक्ट को तो हीट जनरेट होगी ना, हीट जनरेट होगी, यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट फोर्स पे। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन भी हो गया, ये था अपना फिफ्थ। अब आ जाते हैं सिक्स्थ फोर्स पे। सिक्स्थ वन इज सिक्स्थ वन इज वर्क डन बाय सूडो फोर्स, वर्क डन बाय सूडो फोर्स। तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, वर्क निकालो, मतलब फोर्स निकालो, सूडो फोर्स कहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट देखो किधर है। तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स, वर्क डन बाय pseudo force can have positive, नेगेटिव और ज़ीरो वैल्यू, और ज़ीरो वैल्यू, इसके लिए भी ट्रू है ये बात, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक एक्सीलरेटिंग फ्रेम है और उसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकल गया। तो उस ब्लॉक पर सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, उस बॉल ब्लॉक पर सूडो फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कहे कि ये किधर जा रहा होगा ओवरऑल, तो बाहर के फ्रेम से देखें तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा। सो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, एफ पी बोल देते हैं इसको, एफ एस ना बोलते हुए एफ पी बोल देते हैं। सो वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज पॉजिटिव इन दिस केस। एक और सिचुएशन ले लेते हैं कि हमने कहाँ से देखा, ये देखा बाहर से, विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड, विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड। अगर मान लो कोई अंदर बैठा हुआ है और उसको ये ब्लॉक रेस्ट पे दिख रहा है क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शन है, तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स इसी केस में ज़ीरो हो जाएगा। सो वर्क डन बाय सूडो फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू इनसाइड इज ज़ीरो। अच्छा, अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर ली, तीसरी सिचुएशन, कि हमारे पास एक एसिलरेटिंग फ्रेम है जो इधर एसिलरेट हो रहा है और उसका एसिलरेशन इतना ज़्यादा हैवी है कि अंदर वाला ब्लॉक स्लाइड हो जा रहा है इधर, ठीक है। मतलब कि अगर कोई आदमी यहाँ पे बैठ के देख रहा है इसको, उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो जा रहा है। सूडो फोर्स किधर लगेगा इसमें, सूडो फोर्स लगेगा इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, वो भी इस तरफ। सो वर्क डन बाय सूडो फोर्स, वर्क डन बाय सूडो फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू इनसाइड इट्स पॉजिटिव। इस केस में पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अच्छा, ये वाले केस में नेगेटिव होगा ना, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और सूडो फोर्स इस तरफ है। सो वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड, दिस मस्ट बी नेगेटिव। तो तीनों केस देख लिए हमने कि ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इसलिए वर्क डन ज़ीरो आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे जो अंदर बैठा है उसके लिए इधर डिस्प्लेस हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। ये हो गया अपना सूडो फोर्स।
तो कुछ नहीं, बस फोर्स मार्क करना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया और लिख देना है। फिर आ जाते हैं अपन 7th पॉइंट पे, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बस लिख लेते हैं उसको। 7th पॉइंट, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। एंड 7th इज वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस एक पर्टिकुलर बॉडी पर या डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम पर तो कुछ कुछ वर्क कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सिस्टम अगर रिजिड है तो उस पर वर्क डन ज़ीरो होता है ओवरऑल इंटरनल फोर्सेस की वजह से। तो लिखो इसमें इंटरनल फोर्सेस कैन डू वर्क ऑन अ सिस्टम whenever there is deformation, reformation or relative motion between different parts of the different parts of the system। यानी कि अगर सिस्टम के अंदर रिलेटिव मोशन हो रहा है बॉडीज़ के बीच में, या रिफॉर्मेशन हो रहा है या डिफॉर्मेशन हो रहा है, डेंट हो जा रही है बॉडी, तब तो इंटरनल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में। लेकिन अगर कोई भी बॉडी रिजिड है, रिजिड मतलब कि उसका शेप चेंज नहीं हो सकता, तब फिर इंटरनल फोर्सेस वर्क नहीं करते। सो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, इन अ रिजिड object work done by internal forces is always zero। और इसी को बोलते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। और इसी का यूज़ करते हुए वहाँ पे अपन ने टेंशन में लगाया था ये काम, ठीक है। सो अब वर्क में जितना अपन ने सीखा उससे कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूड करने जा रहे हैं हम। सो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वर्क। अच्छा, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कुछ वेलोसिटी हो सकती है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंस्टेंटेनियस वर्क जैसी चीज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वर्क तो एक इंटरवल में डिफाइन होता है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट there is no term like instantaneous work। इंस्टेंटेनियस वर्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये एक इंटरवल या एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ही डिफाइन होता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट को समझते हैं। सेकंड पॉइंट पे आओ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक फोर्स लगाया मैंने, मतलब कुछ सिस्टम है ये, एक फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, और बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँची 10 मीटर। और दूसरी सिचुएशन में भी ऐसा ही हुआ कि 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, मतलब और भी फोर्सेस लग रहे होंगे उस पर, नो डाउट। यहाँ पे भी और भी कुछ फोर्स लगे, हम केवल एक ही फोर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अभी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे 10 मीटर, सेम सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे बहुत धीरे धीरे गया ब्लॉक, है ना। यहाँ तक पहुँचने में लेट्स से इसको
1 घंटा लगा, और इस सिचुएशन में बहुत जल्दी पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लेट्स से इसको 10 सेकेंड्स लगे, ठीक है। तो हम वर्क डन में इस टाइम का तो कंसिडरेशन करते नहीं है। अगर तुमसे बोला जाए कि इस सिचुएशन में वर्क डन बाय दिस 100 न्यूटन निकालो, तो तुम कहोगे 100 इंटू 10 दैट इज़ 1000 जूल, और इस सिचुएशन में निकालो तो 100 इंटू 10 तब भी 1000 जूल। तो काम तो उतना ही हुआ, भले टाइम ज़्यादा लगाओ भले टाइम कम लगाओ। तो हमें केवल डिस्प्लेसमेंट से मतलब है अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना है तो अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है और पर्टिकुलर फोर्स है, तो वर्क डन सेम ही होगा, चाहे जल्दी काम हो गया हो चाहे धीरे काम हुआ हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट work done by a force is independent of type of motion, that is whether whether it moved with constant velocity or constant acceleration or retardation, etc. ठीक है। तो कुल मिला के इसको अगर दूसरे शब्दों में लिखें पूरे स्टेटमेंट को, सो फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट work is independent of time. Work is independent of time, ठीक है। मतलब हाउ स्लो या हाउ फास्ट मोशन हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। वर्क डन कैलकुलेशन के लिए हमें केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कितना हुआ कैसे हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। फिर आ जाते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो इस F1 की वजह से जो वर्क हो रहा होगा वो इस F4 से इंडिपेंडेंट है ना। मतलब एक फोर्स की वजह से किया गया वर्क दूसरे फोर्सेस पर डिपेंडेंट नहीं है। हमें तो बस डिस्प्लेसमेंट बता दे कोई कि ये भाई ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल बता दे तो हम निकाल देंगे इसकी वजह से। इट डजेंट मैटर कि ये फोर्सेस क्या है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है कि व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट work done by a particular force for a particular displacement is independent of other forces, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट याद रखना है। फिर चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कि हम वर्क को कैसे लिखते हैं। वर्क इज F.S, है ना, फॉर कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, फोर्स क्या है? फोर्स रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेफरेंस फ्रेम, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन रेफरेंस फ्रेम, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है जबकि फोर्स नहीं है। तो लेकिन प्रोडक्ट तो फ्रेम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक नॉन डिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट डिपेंडेंट आ जाएगा। तो ये बात याद रखना अपन को कि वर्क इज़ अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। जिस फ्रेम से हम देख रहे हैं उस फ्रेम से बात करते हैं कि हाँ भाई हाँ ये इस फ्रेम के लिए वर्क डन है, दूसरे फ्रेम के लिए कुछ और हो सकता है। सो अ फोर्स is independent from
reference frame, from reference frame, but displacement is dependent on reference frame. Therefore work done is a frame dependent quantity. Therefore work done is a frame dependent quantity. तो किस फ्रेम से बात की गई है उस पर डिपेंड करेगा कि वर्क क्या है. ठीक है. फिर 6 पॉइंट, जब वर्क का इफेक्ट क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गई और इस पे फोर्स लग रहा है F. यस एनीवन कुछ कहना चाहता है? हाँ सर, ये 5th पॉइंट है ना? हाँ सॉरी, तुम इधर दिमाग लगा रहे हो काउंटिंग पे. कौन सा? हो जाता है। हाँ कोई बात पॉइंट एक नहीं, सही है. तो अगर तुमने मान लो सपोज एक बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर गई और लेट्स से इस फोर्स की वजह से मूव करी है ये, सो कुछ वर्क हुआ होगा. अब इसका मतलब क्या है? वर्क का मतलब क्या, मतलब ऐसा क्या हो गया होगा इसका, मतलब इस वर्क ने क्या किया. ठीक है. सो इफेक्ट ऑफ वर्क, अभी तो अपन जस्ट वर्क कैलकुलेट करना जानते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क आ जाएगा. लेकिन वर्क एक्चुअली क्या होता है, क्या करता है, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. सो एक्चुअली में वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है. ठीक है. तो वर्क इफेक्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है. तो बाद में तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि वर्क के जो डायमेंशन है वही एनर्जी के डायमेंशन होते हैं. बचपन में पढ़ा था ना, वर्क की एनर्जी जूल है, एनर्जी की वर्क की यूनिट जूल है और एनर्जी की यूनिट भी जूल है. इसका मतलब क्या है, मतलब चक्कर, तो दोनों सेम क्वांटिटीज तो नहीं है. मतलब ये इंटर कन्वर्टेबल क्वांटिटीज है, इंटर कन्वर्टेबल क्वांटिटीज. ठीक है. अगर सेम यूनिट आ जाती है तो क्वांटिटीज कैन बी इंटर कन्वर्टेड. सो जो इफेक्ट ऑफ वर्क है वो चेंज कर देता है काइनेटिक एनर्जी को. तो 6 पॉइंट लिखो, इफेक्ट ऑफ वर्क is change in kinetic energy, change in kinetic energy of the particle or system और इसी को अपन बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. दिस इज़ द वेरी फेमस वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको हम 1-2 क्लास के बाद पढ़ेंगे. तो इतना ही करते हैं आज का तुम्हारा होमवर्क है. जितने भी क्वेश्चंस हमने किए अभी तक वर्क में, उनको सॉल्व करके, खुद से सॉल्व करके करने की कोशिश करो. रिवाइज द एंटायर क्लास और इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लो. एनसीईआरटी क्वेश्चंस ओके सर. रिलेटेड टू द टॉपिक्स. ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय. सॉल्व जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें आगे के लेक्चर समझ में आएंगे. सो सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा करो. क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है, बुक नहीं है, कुछ नहीं है, अगर तो मेरे को बताओ, मैं तुम्हें क्वेश्चंस भेजूँगा. ठीक है. बाय बाय.